हेलो एवरीवन, मैं भी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडवानी पर स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड देयर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया देख लिए हुए थे। उसमें ये देखे हुए थे कि वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें इंडियन सैनिक जो है डायरेक्ट मतलब कि एक तरह से इंडिया उसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेकर के यहाँ के सैनिक जो है भाग लिए हुए थे। वो भी किसके तरफ से लिए हुए थे? वो इंग्लैंड की तरफ से लिए हुए थे। देखिए, पिछला वीडियो में ये सब हो चुका, यहाँ पर हम लोग देख चुके थे कि 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला हुआ था, जिसमें क्या था कि उधर ब्रिटेन जो था अपना व्यस्त था, वहाँ पर बिजी था, जिसकी वजह से वो अपने कॉलोनी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है ना? तब तक इंडिया में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे आपको एक पूरा जो है किसी भी तरह के टॉपिक का आपको फीडबैक समझ आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम में आप जाइएगा आराम से, मेन पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपको क्या हो जाएगा, लिख करके चले आ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, 2 से 3 मिनट में हर स्टूडेंट सोचता है कि 2 से 3 मिनट में हम किसी भी चीज़ को देख ले। अरे भाई, 2 से 3 मिनट में कुछ नहीं हो सकता है। 2 से 3 मिनट में केवल पॉइंट को फोटो खींच लेंगे, इस तरह आराम से दिखा देंगे, हो गया। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आपको वीडियो के एंड तक देखिए, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, ये जो वीडियो है आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। देखिए, आपको अगर किसी को नोट्स लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपके मोबाइल में अगर टेलीग्राम ऐप नहीं है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जो है ग्रुप जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, एडवानी फैमिली के नाम से चलता है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। किसी भी तरह के कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन होता है, और उसके बाद जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका नोट्स सभी के सभी वहाँ पर डाल दिया जाता है। अगर किसी के पास नहीं भी है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा हर वीडियो में दे देते हैं, उस पर आप क्या कीजिए, एक मैसेज कीजिए, हाय मैसेज कीजिए। ठीक है ना? उसके बाद आपको उस पर क्या होगा, जो भी नोट्स चाहिए होगा हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, बिना यहाँ पर कुछ समय गंवाए इसको देखते हैं पॉइंट को, और इसका आज पोस्टमार्टम करते हैं। आपको समझ है कि देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है ना? एक कहानी के थ्रू समझते हैं उसको, इजी लैंग्वेज में समझते हैं, तो आप किसी भी आप एग्ज़ाम में जाएँगे, अगर आपको लैंग्वेज आता है, लिखने आता है, अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप नंबर गेन कर सकते हैं। सो आप आराम से देखिए वीडियो को, समझ आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है ना? चलिए, आप आज हम लोग देखते हैं रॉयलेट एक्ट। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम बता चुके थे कि 1918 में, जैसे ही नवंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, ब्रिटिशर्स उधर से फ्री होते हैं। अब वो अपना कॉलोनी पर ध्यान शुरू करते हैं, मतलब ध्यान देना शुरू करते हैं। इंडिया में क्या था बेसिकली कि इंडिया में जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी राइज हो चुकी थी। इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे वो बिल्कुल एक तरह से लोगों में भी नेशनलिज्म बिल्कुल जो है राइज हो चुका था। हर लोग हर जगह पर विद्रोह जो था, एक तरह से अगर देखें ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट जो था हर जगह पर फैल गया हुआ था। ये मतलब एक तरह से सभी लोगों के दिमाग में अब बैठ चुका था कि किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है, और वो लोग बिल्कुल एग्रेसिव हो चुके थे। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वार से फ्री होते हैं तो उनको अब ध्यान आता है कि किस तरह इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, जो ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी एक्टिविटीज़ किए जा रहा है उसको दबाया जाए। मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ में जो भी काम किया जा रहा है, जो किसी भी तरह का मूवमेंट वगैरह किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, उसको किस तरह उसको दबाया जाए। ठीक है ना? तब उन्होंने क्या किया कि एक 1917 में ही, 1917 में ही एक सेडिशन कमेटी बनाया गया। ठीक है ना? क्योंकि वॉर में थे, लेकिन यहाँ पर जो वायसराय थे, यहाँ पर जो वायसराय था ससुरा, मतलब वो शैतान है सब। ठीक है ना? उसको थे कहने लायक नहीं है, वो था सब। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो था, ठीक है ना, उस सबको दिखा कि नहीं, इंडिया में जो सिचुएशन है वो खराब होते जा रहा है, लोग हम लोगों के खिलाफ जग रहे हैं, डे बाई डे क्या हो रहा है, हम लोगों के खिलाफ होते जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक सेडिशन कमेटी बनाया। सेडिशन कमेटी मतलब कि राजद्रोह, जो भी अपने राज्य के खिलाफ में बातें करेगा, उसका विद्रोह करेगा, उसके खिलाफ। बात समझे कि नहीं? तो एक कमेटी बनाया जिसका काम यही था कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे कि क्या किया जाए, जिससे भारत में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है और जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट हो रहे हैं, उसको रोका जा सके। ये जो कमेटी था बेसिकली सेडिशन कमेटी, यहाँ पर समझ जाएगा, सेडिशन कमेटी, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया सिडनी रॉलेट को, जो एक क्या था, जज था पेशे से। तो समझ आ गया कि इंडिया में क्या हुआ था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को फर्स्ट वर्ल्ड वार के लास्ट तक आते आते इंडिया में बहुत तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है राइज हो चुका था।
नेशनलिज्म काफ़ी राइज हो चुका था, लोग बिल्कुल अंग्रेज के खिलाफ भड़क चुके थे, हर जगह पे उनका प्रोटेस्ट हो रहा था, खिलाफत हो रहा था, ठीक है ना। तब क्या हुआ कि उस अंग्रेजों ने मिल करके एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सेडिशन कमेटी, और उसका प्रेसिडेंट बनाया गया सिडनी रॉलेट को, ठीक है ना। तो इसी ने जो है, इसी कमेटी ने जो है गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडवाइस दी कि एक रॉलेट एक्ट बनाया जाए। बेसिकली उस रॉलेट एक्ट का जो ऑफिशियल नेम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। बात समझे कि नहीं। उसका रॉलेट एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रॉलेट सिडनी रॉलेट के द्वारा एडवाइस किया गया था, उसके कमेटी के द्वारा जो एडवाइस किया गया था, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। उसका ऑफिशियल नाम अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1919, ठीक है ना। तो बात इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर समझ गया, द आइडिया ऑफ रॉलेट एक्ट वाज गिवन बाय सेडिशन कमेटी ऑफ विच द प्रेसिडेंट ऑफ सिडनी रॉलेट, ठीक है ना। उसका जो प्रेसिडेंट कौन था, सिडनी रॉलेट था। फिर कह रहा है क्या, दिस एक्ट वाज पास्ड इन मार्च 1919। देखिए कुछ सोर्सों में पता चलता है 25 मार्च को, लेकिन अब मार्च लिख दिए हुए हैं कि 25 मार्च कंफर्म नहीं है, बट आप अगर आता है 25 अगर ऑप्शंस में इस तरह का डेट, तो आप 25 मार सकते हैं। कह रहा है कि दिस एक्ट वाज पास्ड इन मार्च 1919 थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडियन मेंबर्स। देखिए किस तरह अभी संसद है, पार्लियामेंट है, उसी तरह उसमें हाउसेज होती थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर लोकसभा है जिस तरह अभी के पीरियड पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है ना। वहाँ पर मेंबर्स होते थे, किस तरह हम लोग विधायक वगैरह को, एमपी वगैरह को चुन के भेजते हैं, उसी तरह वहाँ पर क्या होती है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। वहाँ पर ब्रिटिश मेंबर भी थे और इंडियन मेंबर्स भी थे, ठीक है ना। तो उसमें किसी भी तरह का आप एक्ट लाते हैं, अभी किस तरह होता है, संसद में उस पर बहस होता है, डिबेट होता है, उसको पास कराया जाता है, ठीक है ना। अगर लोगों को वेलफेयर के लिए होगा तो, अगर लोगों को वेलफेयर के लिए वेलफेयर के लिए नहीं होगा तो उसको क्या किया जाता है, वहीं पे रोक दिया जाता है। तो इंडियन मेंबर उसका अपोज किए, भारी अपोज किए इस एक्ट को पास करने के लिए, वो राजी नहीं हो रहे थे। फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती जो है, ये जितने भी ब्रिटिशर्स मेंबर्स थे वो लोग इसको पास करा दिया, ठीक है ना। ये वाला बात समझ आ गया। अब देखिए, इट गेव इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर रिप्रेसिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। इसमें बेसिकली क्या था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पावर को और बढ़ा देता है, ठीक है ना। जितने भी पुलिस वगैरह है उनको फ्री जो है, उनको एक तरह से फ्री कर दिया जाता है कि जहाँ भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे या फिर कोई भी एक तरह से मूवमेंट हो रहा है, वहाँ का मेन हेड अगर लीडर मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको अरेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देना है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए डाल देंगे। अब कहने का मतलब क्या है, उनका मेन एम यही था कि कहीं भी और रेवोल्यूशन हो रहा है, देखिए कोई राजा होता है कहीं पे जाता है वॉर करने, ठीक है, राजा को पकड़ के आप बंदी बना लीजिए तो वॉर तो ख़त्म ही हो जाता है। बस समझे कि नहीं, राजा पकड़ लिए, बंदी बना लिए, मतलब क्या हुआ, सब जीत लिए। राजा नहीं रहता है तो पीछे वाले सैनिक का मन टूट जाता है, जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। तो इनका मेन ये था कि जितने भी लीडर्स हैं, बस समझे कि नहीं, जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, ठीक है ना, उनको क्या किया जाए, गिरफ्तार करके इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, ठीक है ना। मेन व्यू इनका यही था, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, यहाँ पर बात ये हो रहा है कि एज पर दिस एक्ट एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। यहाँ पर समझिएगा, उनको जे पर डाउट होगा कि अच्छा ये हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, ये हमारे खिलाफ भड़का रहा होगा लोगों को, उसको क्या करेगा, लेकर के जेल में डाल देगा। हद तो तब हो जाता है कि इन लोगों के लिए, जितने भी लीडर्स अरेस्ट हो रहे थे, उनके लिए अलग एक कोर्ट बनाया गया था, 3 जजेस का एक बेंच होता था, और वही लोग अपने में जो है उनको दोषी का मतलब एक तरह से उनको दोषी कर देते हैं, घोषित कर देते थे, और उनको जेल में बंद कर देते थे। आप उसके खिलाफ दलील, अपील, वकील कुछ नहीं रख सकते थे। इसलिए इस एक्ट को ये भी कहा गया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। बात समझे कि नहीं। तो इस एक्ट को आगे हम देखेंगे क्यों कहा जाता है। तो एज पर दिस एक्ट एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। डाउट के आधार पर किसी भी लोगों को पकड़ लिया जाएगा, जिस पर डाउट होगा उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है ना, उसको जेल डाल दिया जाएगा। और उसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, कोई आप वकील भी नहीं रख सकते थे, ताकि आपका कोई केस लड़ सके, आप अपना बेगुनाही को वहाँ पर क्या कर सके, आप वहाँ साबित करके आप बाहर आ सके, ठीक है ना। वो जिनको पकड़ लिए वो पकड़ लिए। तो एंड कुड बी डिटेन इन द प्रिजन फॉर द 2 years, और इसको
कि इसमें क्या था कि 2 वर्ष के लिए प्रावधान था कि 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। 2 वर्ष के डाल दिए जाएंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं? इनका मेन जो मकसद था यही था। इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक एक्ट, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील एक्ट। इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि ये क्या है, लोगों के मतलब एक तरह से देखिए पर्सनल राइट को क्या कर रहा है, वहाँ पर हार्म कर रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट को हार्म कर रहा है एक तरह से, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा गया। और इसको बिना अपील, इसमें कोई अपील, कोई दलील आप नहीं दे सकते हैं और कोई वकील नहीं रख सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये था बेसिकली। अब क्या था कि पूरे देश में एक तरह से इस एक्ट को लेकर के हर जगह पे प्रोटेस्ट होने लगा, लोग एक तरह से अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के। तब महात्मा गांधी ने सोचा कि यही एक अच्छा समय है, हर लोगों को एक जगह ला करके, एक प्लेटफॉर्म पर ला करके हम एक सत्याग्रह क्या करें, मूवमेंट शुरू कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेज महात्मा गांधी समझ चुके थे कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। तब महात्मा गांधी ने डिसाइड किए कि क्यों ना हम एक सत्याग्रह शुरू किए। तब वो डिसाइड किए महात्मा गांधी कि हम क्या करेंगे, 6 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह, लीग ऑफ सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। मतलब एक सत्याग्रह मूवमेंट एक तरह से समझिए तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वो एक डेट फिक्स किए, ठीक है ना। तो आपको इतना बात समझ आएगा। ये रॉलेट एक्ट बेसिकली इतना पॉइंट है रॉलेट एक्ट का। यहाँ पर नॉर्मल एक व्यू समझिए। रॉलेट एक्ट किस कमेटी के द्वारा एक तरह से रिकमेंड किया गया था रॉलेट एक्ट के लिए? तो सेडिशन कमेटी। उस सेडिशन कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था? सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट पेशे से क्या था? एक जज था, ठीक है ना। सिडनी रॉलेट में सिडनी रॉलेट के नाम पर इस एक्ट का नाम क्या पड़ा? इस एक्ट का नाम पड़ा था रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। अब इसका ऑफिशियल, रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या था? तो ऑफिशियल नेम क्या था? एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1919, ठीक है ना। फिर इस एक्ट को कब पारित किया गया था? मार्च 1919 में, 25 मार्च भी आता है कहीं के। फिर इस एक्ट को अगर हम लोग देखें, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्या किया गया था? पास किया गया था। अब इस एक्ट के खिलाफ में महात्मा गांधी ने कब लीग ऑफ सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की थी? 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन महात्मा गांधी जैसे ही 6 अप्रैल को दिल्ली जाने वाले होते हैं तो इनको यहीं पे क्या किया था? उसके पीछे ही इनको मतलब कि रोक दिया जाता है, दिल्ली में नहीं जाने दिया जाता है। इसलिए क्योंकि अंग्रेज जो थे ना, वो जानते थे कि गांधी जी जहाँ जाएंगे वहाँ भीड़ बहुत भारी मात्रा में हो जाएगा और मूवमेंट बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही एक तरह से ह्यूज मूवमेंट हो जाएगा, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसी बाद रॉलेट एक्ट के बाद हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है ना, कैसे इससे रिलेटेड है। इसमें तो आपको पूरा का पूरा आपको बात समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इस एक्ट को क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट कहा गया। किसने कहा था ब्लैक एक्ट? महात्मा गांधी ने कहा हुआ था। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जो है मूवमेंट एक्ट किसको कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। इतना बात समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं जालियांवाला बाग इंसिडेंट। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग 6 अप्रैल तक देख लिए हुए थे। महात्मा गांधी ने पिछले भी जो है पिछला टॉपिक था, इसमें हम लोग देखे थे कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी अनाउंस क्या किए? लीग ऑफ सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी को क्या होता है? दिल्ली में जाने से ब्रिटिशर पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है, ठीक है ना। और लोग क्या होते हैं? भड़क जाते हैं और जो है वहाँ पर विद्रोह हो जाता है, जिसमें क्या होती है? पुलिस फायर कर देती है, उन पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इससे और ज़्यादा लोगों में गुस्सा आ जाता है और जो ये मूवमेंट है कंटिन्यू रहता है और 9 तारीख को जो होता है एक और घटना होती है। खूब गौर से समझिए किस तरह जो है रॉलेट एक्ट से ये जुड़ा हुआ है। 9 तारीख को बेसिकली 9 अप्रैल अमृतसर में क्या हुआ? एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें जो है 2 लीडर, कांग्रेस के 2 लोकल लीडर जो बहुत ही फेमस थे, डॉक्टर किचलू और सैफुद्दीन, यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। यहाँ पर बार बार हर लोग से ये माइंड में मिस्टेक हो जाता है 2 नाम, ठीक है ना। यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये किसके लीडर थे? जो है कांग्रेस के लीडर थे लोकल लेवल में। ये बहुत ही फेमस थे, ठीक है ना। इनको क्या होता है? 9 अप्रैल को इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे और इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। अंडरग्राउंड करने का मतलब क्या होता है? किसी को पता ही नहीं है कि उन आदमी को कहाँ रखा गया हुआ, वो उसके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह लोग ट्रीट कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सही से रखे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं। लोग को और गुस्सा आ जाता है कि भाई आप अरेस्ट तो करें, चलिए ठीक है आप अरेस्ट किए हुए सही बात है, लेकिन आप रखे कहाँ हुए हैं? आप हमको पता है, आप हमको पता दीजिए, ठीक है, एड्रेस दीजिए, ताकि हम लोगों को संतुष्टि हो जाए। क्या पता आप मार के बिक दिए। तो लोगों में इस तरह क्या होता है? गुस्सा जो है भर जाता है, लोग और ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं।
10 मार्च को एक्चुअली क्या होता है कि महात्मा गांधी जब ये सब सुनते हैं तो सोचते हैं कि हम चलते हैं पंजाब में, इसका जो है एक तरह से देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर कहानी क्या है इसका, उसको देखते हैं। तो महात्मा गांधी क्या होते हैं कि वो 10 अप्रैल को पंजाब जाने के लिए आते हैं, लेकिन ये जब आते हैं तो इनको भी क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिश पुलिस द्वारा, ठीक है ना, मतलब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो और भाई मामला बढ़ गया, ठीक है ना, इससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये ज़बरदस्ती वाला बात हो गया। तब क्या होता है कि 11 अप्रैल को ये जो है बेसिकली मामला जो है काफ़ी बढ़ गया, ठीक है ना, इसमें और ज़्यादा विद्रोह हो गया। और फिर से क्या कर देती है पुलिस, क्या कर देती है 10 अप्रैल को जब गांधी जी को यहाँ पर अति कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, तो लोगों में गुस्सा आ गया, भड़क गए लोग, ठीक है ना, इस फिर से फायर हो जाता है लोगों पर, पुलिस फायर कर देती है, बहुत सारे लोग जो है लगभग 20-25 लोग मारे जाते हैं, ठीक है ना। इससे तो लोग में और ज़्यादा गुस्सा भर जाता है और लोग कहते हैं कि नहीं अब तो मानने वाले हम नहीं हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, मतलब पुलिस का कानून लगा दिया जाता है। इसमें पुलिस को जैसे मन करेगा वैसे कर सकती है, जब मन करेगा उसे से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसी समय वो अपना डिसीजन, और पता ही है मिलिट्री का डिसीजन क्या होता है, तुरंत डू और डाई वाला होता है, ठीक है ना, करो नहीं तो मरो। तो ये वाला क्या होता है, वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है अमृतसर में, और जनरल डायर को वहाँ का कमांड दे दिया जाता है। ये छोटा इतना शैतान था, बस समझे कि नहीं, इसका कहानी बाद में आपको पता चलेगा। तब ये 11 मार्च को मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, कहाँ पे, अमृतसर में, उसका कमांड जनरल डायर को दे दिया जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है बेसिकली 13 मार्च को सब लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हम लोग क्या करें, एक मार्शल लॉ में क्या होता है कि यहाँ पर लोग एक जगह 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, आप कोई मतलब भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, जुलूस नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं निकाल सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं। 13 अप्रैल को क्या होता है, जालियांवाला, अमृतसर में एक जालियांवाला बाग है, ठीक है ना, वहाँ पर चारों ओर से घर है और एक पार्क जैसा है, ठीक है ना, और उसी घर के बीच से एक रास्ता है, गली जाता है जो उस पार्क में जाते हैं, बाकी दूसरा जगह से कहीं रास्ता नहीं है, उसमें एक कुआं था, ठीक है ना। तो गाँव, उस दिन 13 अप्रैल को क्या था बेसिकली, बैसाखी का दिन था, ठीक है ना। बैसाखी क्या होता है, एक जो है क्रॉप्स को पंजाब हरियाणा में जो है जब फसल काट लिया जाता है उसके उत्सव मनाने के लिए, ठीक है ना, एक उसके उपलक्ष्य में जो है एक फेयर, एक मेला लगता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में जो है लोग गांव से आते हैं उस फेयर में जो है मेला में पार्टिसिपेट करने, ठीक है ना। तो वहाँ पर गांव से बहुत सारे लोग आए हुए थे, और ये जो मार्शल लॉ लगाए थे, ये मतलब नहीं होता है कि आप प्रचार प्रसार कर दिए एरिया में कि मार्शल लॉ लगा हुआ, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ये अंदर ही अंदर मार्शल लॉ लगा दिए, किसी को पता नहीं है। और गांव के लोग जो है उस मेला में आकर के पूरा भरे हुए हैं, उस जालियांवाला बाग में भीड़ लगा हुआ है। और उसी में क्या होता है कि ये जो लोग हैं, जो जितने भी मूवमेंट करने वाले रेवोल्यूशनरीज हैं, वो भी क्या करते हैं, बैठक किए हुए हैं, किस लिए, वो प्लान बनाते हैं कि हम अपने नेताओं को कैसे छोड़ाएं, ठीक है ना, इस विषय पे। तब तक क्या होता है कि एक जो है अपना देसी, जो अपने ही देश का एक जो गद्दार है, ठीक है ना, हंसराज जिसका नाम है, वो क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है, ठीक है ना। उधर से क्या होता है, जनरल डायर अपने पुलिस फोर्स को लेके आता है, और जो एग्जिट पॉइंट जो है जहाँ से घुसता है लोग जालियांवाला बाग में, उसको क्या करता है, ब्लॉक करा देता है, और चारों ओर से जो है मिलिट्री को खड़ा कर देता है, ठीक है ना। और उसमें से एकदम से जो होता है ना, लगभग आपको हम क्या बताएं, लगभग 3000 राउंड गोलियां चली हुई थी, ठीक है ना। और लगभग ये गोली लगभग 15 मिनट तक चला, ठीक है ना, जब तक कि इनका गोली समाप्त नहीं हुआ। और इसमें लगभग 11 मानिए ना कि अबाउट आप समझ सकते हैं कि 1000 लोग मारे गए और लगभग 1400 से 1500 लोग इसमें घायल हो गए, ठीक है ना। तो ये वाला बेसिकली था पूरा कहानी जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट से अंडर में, आप उसको एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद हर जगह पे गुस्सा फैल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसाइज होने लगा, और इसका क्रिटिसाइज जो है ब्रिटेन के संसद में भी हुआ, ठीक है ना। आज देखते हैं कौन कौन से लोगों ने किस किस चीज़ का बाइकआउट किया, इसके बाद हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। महात्मा गांधी ने कैसा हिंद की उपाधि उन्हीं को फिर लौटा दिया, उन्हीं के द्वारा दिया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं, आप इसको एंड तक जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा, इंडियंस को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, और बहुत सारे लोग जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को, मतलब क्या किए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को वहाँ से आप रिजाइन कर दिए। बहुत सारे लोग अपने टाइटल जो अंग्रेजों को द्वारा दिया गया था, उपाधि दिया गया था, उसको रिनाउंस कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझते हैं क्या था,
मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एंड मजहरुल हक रिजाइंड CLC सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिए, वहाँ से रिजाइन कर दिए। गांधी जी कैसर हिंद जो उनको टाइटल मिला हुआ था गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको भी वो रिनाउंस कर दिए, वापस कर दिए। RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड का जो उपाधि, इनको जो टाइटल मिला हुआ था, उसको भी ये क्या कर दिए, रिनाउंस कर दिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप हंटर कमेटी। देखिए एक जो है माइकल हंटर था, ठीक है ना, ब्रिटिश पर्सन था, उसी के अंडर में एक कमेटी बनाया गया इस जालियांवाला बाग मास केयर जो हुआ था इसके जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि आखिर में पता लगाया जा सके वास्तव में जो है दोषी कौन है। क्योंकि इंडियंस जो भी थे वो जनरल डायर को दोषी मान रहे थे, क्योंकि सब काम उसी के द्वारा हुआ है, ठीक है ना, और वो लोग उनको फांसी देने का ये लोग मांग कर रहे थे, इंडियंस वाले, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हुआ कि ये जो हंटर कमेटी जो बनाया गया, ये जो छोटा जो शैतान जो हंटर था, बात समझ में, माइकल हंटर था, ये बोलता है क्या कि इस कमेटी के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है कि माइकल जनरल ये जो है जनरल डायर जो था, इससे एक भूल हो गई, ठीक है ना, और ये लोगों में जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखनी, ये लोगों में डर स्थापित करने के लिए किया गया। रे चुट्टा, इतने बड़े लोगों को मार दिया तुम, और तुम कहता है कि एक भूल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, और ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल डायर को इंग्लैंड भेज दिया। बस हम देख लें, इंग्लैंड भेज दिया, वो चुटवा इंग्लैंड भाग गया। जब जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसको एक तरह से अवार्ड दिया जाता है स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर का, ठीक है ना, और उसको 26,000 पाउंड 26,000 पाउंड उसको रुपया इनाम में दिया जाता है कि बहुत अच्छा काम किया है तुम, ठीक है ना। ये था इनका काला छीटा। जब हुआ तो इंडियन, जब ये बात पता चला इंडियंस को, तो और ही ज़्यादा इन लोगों में गुस्सा आ गया, और ये एक तरह से नहीं होता है कि आग में घी डालने वाला काम हो गया, ठीक है ना। और उस समय ये सरदार उधम सिंह, हमारे भारत माता के वीर पुत्र, ये पूरे इंसिडेंट को देखे हुए थे, ठीक है ना, और इनके अंदर ये ठान लिए कि हम जब तक उसको जनरल डायर को नहीं मारते हैं तब तक हमारे जीवन का मकसद पूरा नहीं होगा। और क्या होता है कि 1940 13 अप्रैल 1940 को एक कैक्सटन हॉल है, ठीक है ना, वहाँ पर लंदन में, और उसका एक भाषण होता है, मीटिंग होता है, और मतलब एक तरह से एक जनरल भाषण होता था, उसका स्पीचेज था, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत लोग मतलब कि नॉर्मल कोई भी जा सकता था। तो वहाँ पर जो है सरदार उधम सिंह जाते हैं, और वहाँ पर डायरेक्ट बोलते हैं, वो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया रहता है उस टाइम ले, और बोलता है कि अच्छा जनरल डायर तुम ही हो, और आज के दिन तुम इंडिया में तुम जलियांवाला बाग हत्याकांड किया हुआ था। तो वो सोचने लगा, ठीक है ना, और तुरंत उसको गोली मार दिए, और बोलते हैं यही मेरे जीवन का लक्ष्य था, तुमको मारना, आज मेरा जीवन का लक्ष्य समाप्त होता है, ठीक है ना। और वहाँ पर वो अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो अपने जीवन का लक्ष्य पूरा किए 13 अप्रैल 1940 को, उसी डेट को जा कर के लंदन में उनको मार दिए, ठीक है ना। तो इन शैतानों का यही हश्र होना चाहिए, और ये होते हैं भारत के जवान और भारत के वीर पुत्र और भारत के नेशनलिस्ट, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पूरा बात आपको समझ आया होगा, और अच्छे से टॉपिक भी समझ आया होगा, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में अगर आता है किसी भी तरह का, देखिए ये वाला 2 पॉइंट आप बहुत जल्दी ज़्यादा याद रखिएगा। गांधी जी कैसर हिंद का जो टाइटल था और नाइटहुड टाइटल था, ठीक है ना, और किस कमेटी का गठन किया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, जालियांवाला बाग इन्वेस्टिगेशन के लिए, हंटर कमेटी का। ये हंटर, माइकल हंटर एक व्यक्ति था, उसी के नाम पर ये ब्रिटिशर्स था, उसी के नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया था, ठीक है ना। और उधम सिंह ने कब जाकर के मार दिए, 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को जाकर के मार दिए वहाँ पर, ठीक है ना, लंदन में। तो आपको तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तक बन जाएगा, आपको पूरा चीज़ समझ भी आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको बोलिए अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए टॉपिक। किसी को भी नोट्स चाहिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप एडवानी फैमिली में आकर के ज्वाइन हो जाइए। हर तरह का ग्रुप टेस्ट PDF आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और आपको अगर नहीं है, आपके पास अगर कोई टेलीग्राम ऐप आपके पास नहीं है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है सब कर सकते हैं, ठीक है ना, और उस पर आपको नोट्स भेज देंगे, जिस क्लास के जिस चैप्टर के हम पढ़ाए होंगे यूट्यूब पर वीडियो, वो सब भेज देंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।